हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 11 है और इससे पहले हम 10 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 9 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 3 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, बंगाल में इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बंगाल में इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या रास बिहारी बोस? तो बंगाल में इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में बात करें तो इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो उन्होंने कब की थी अध्यक्षता? तो ये की थी इन्होंने 1895 में पुणे में और 1902 में अहमदाबाद में। ठीक है, इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1895 में पुणे अधिवेशन में और 1902 में अहमदाबाद में अधिवेशन में। ठीक है, फिर हम बात करें चित्तरंजन दास की, तो चित्तरंजन दास इन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देश बंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है चित्तरंजन दास को। और इन्होंने भी आईएनसी की अध्यक्षता की थी। आईएनसी की अध्यक्षता इन्होंने कब की थी? तो ये की थी 1922 में गया अधिवेशन में। ठीक है, 1922 में गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। ओके, फिर बात करें हम पी आनंद चार्लू, तो पी आनंद चार्लू इन्होंने भी आईएनसी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और कब की थी? तो ये की थी 1891 में नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, 1891 में नागपुर अधिवेशन में पी आनंद चार्लू ने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। फिर है रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। ओके, तो ये थी इनके बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित खारे पानी की झीलों में से उनके निर्माण के आधार पर विषम का चयन करें। तो यहाँ पे हमें 4 पानी की झीलें दी गई हैं। ठीक है ना, झीलें दी गई हैं जिनके उनके निर्माण के आधार पर विषम का हमें चयन करना है। तो इनमें से विषम कौन सा? पुलिकट झील, कोलेरू झील, चिल्का झील या सांबर झील? तो जो इसमें विषम है तो वो है सांबर झील। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांबर झील। सांबर झील यह एक अंतर्देशीय झील है जो कि कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, सांबर झील ये कहाँ पर है? राजस्थान में है, और ये भारत की अंतर्देशीय झील है। ओके, फिर हम बात करें पुलिकट झील, ये कहाँ पर है? तो पुलिकट झील यह है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यह झील है। ठीक है, पुलिकट झील, और यह खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है ना, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ओके, दूसरी सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, जो कि है पुलिकट झील। ओके, फिर हम बात करें कोलेरू झील, तो कोलेरू झील ये कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, और यह मीठे पानी की झील है। ओके, फिर बात करें चिल्का झील, यहाँ पे चिली करेगा, चिल्का झील है। ठीक है ना, तो चिल्का झील ये कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का झील ये उड़ीसा में है, और ये भारत की सबसे बड़ी
खारे पानी की झील है। ओके, चिल्का झील। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसके सुल्तान ने लगभग 1197 ईस्वी में, ठीक है ना, लगभग 1197 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से किसके सुल्तान ने, ठीक है, लगभग 1197 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया? लोधी वंश, मामलुक वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ये करवाया था, तो ये करवाया था मामलुक वंश ने। ठीक है, मामलुक वंश जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, ठीक है ना, गुलाम वंश या दास वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, मामलुक वंश को। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक था। फिर बात करें लोधी वंश का संस्थापक, तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ओके, और फिर खिलजी वंश का संस्थापक तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लोधी वंश का बहलोल लोधी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, और खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लॉ शुरू की थी? तो किसने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग शुरू की थी? सुचेता कृपलानी, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट या रास बिहारी बोस ने? तो जो 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी, तो ये की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है ना, एनी बेसेंट ने की थी मद्रास में। एनी बेसेंट यह आईएनसी की अध्यक्ष भी रही है। ठीक है ना, यह आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है ना, आईएनसी में पहली महिला अध्यक्ष थी, और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1917 में मद्रास अधिवेशन में। ठीक है ना, 1917 में मद्रास अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगर आईएनसी में पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष तो होगी एनी बेसेंट, और पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला आईएनसी अध्यक्ष तो ये कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। ओके, फिर अब हम बात करें सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है ना, पहली महिला मुख्यमंत्री थी भारत की सुचेता कृपलानी। फिर बात करें लोकमान्य तिलक, तो लोकमान्य तिलक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ओके, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने भी आईएनसी की इन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है ना, होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने भी 1916 में और बेलगांव में। ठीक है, 1916 में बेलगांव में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाएंगी। पत्रिकाएं इनकी कौन सी थी? तो ये थी केसरी, जो कि मराठी भाषा में थी, और मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, तो ये 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने, और बाल गंगाधर तिलक इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी माना जाता है। ठीक है, और रास बिहारी बोस तो अभी मैंने आपको आगे बताया था कि इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये है इनके बारे में कुछ डिटेल्स। तो जो भी मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स बता रही हूँ, आप इसे ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि नोट से पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है, और अच्छे से पढ़ा भी जाता है, और लंबे समय तक हमें याद भी रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस आत्मकथा में उसेन बोल्ट ने अपने जीवन की यात्रा साझा की? तो किस आत्मकथा में उसेन बोल्ट ने अपने जीवन की यात्रा साझा की? तो इन्होंने अपने जीवन की यात्रा साझा की है, तो ये की है फास्टर देन लाइटनिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी, फास्टर देन लाइटनिंग आत्मकथा में उसेन बोल्ट ने अपने जीवन की यात्रा साझा की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित में से किस तत्व के गुण एन के समान है? तो इनमें से किस तत्व के गुण नाइट्रोजन के समान है? तो नाइट्रोजन के समान है, तो ये है फास्फोरस के गुण। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फास्फोरस। ओके, चलिए सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, डैश मुख्य रूप से महाराष्ट्रियनों द्वारा नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है। तो मुख्य रूप से महाराष्ट्रियनों द्वारा नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है उगादी, पोंगल, गुड़ी पड़वा या बिहू। तो महाराष्ट्रियन द्वारा जो नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है मुख्य रूप से, तो यह है गुड़ी पड़वा। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुड़ी पड़वा। फिर है उगादी, ये कहाँ मनाया जाता है? तो उगादी यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटक में। ठीक है, और पोंगल, तो पोंगल ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ये फसल के समय, जो फसल काटी जाती है उस समय ये मनाया जाता है। बिहू तो ये असम का है। ठीक है ना। ओके, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, 1576 में लड़े गए हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? राजा मानसिंह को, राजा टोडरमल, राजा महाराणा प्रताप या राजा मेदिनी राय को? तो 1976 में लड़े गए हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर ने भेजा था राजा मानसिंह को। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजा मानसिंह, जो कि अकबर के सेनापति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि या संस्कृति के हितों की सुरक्षा की गारंटी देता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार जो कि अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि या संस्कृति के हितों की सुरक्षा की गारंटी देता है? तो यह देता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन बी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 29 से 30 में। फिर बात करें समानता का अधिकार, तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार यह है अनुच्छेद 19 से 22 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यह है अनुच्छेद 23 से 24 में। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में किस राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पहले संस्करण में किस राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था? हरियाणा ने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान ने? तो जो दूसरा स्थान प्राप्त किया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में, तो ये किया था उत्तर प्रदेश राज्य ने। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य। चलिए नेक्स्ट है, यदि कर की दर कर योग्य आधार के साथ बढ़ती है तो इस प्रकार के कर को क्या कहा जाता है? तो यदि कर की दर कर योग्य आधार के साथ बढ़ती है तो इस प्रकार के कर को कहा जाता है प्रगतिशील। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रगतिशील। ओके, चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के उपसभापति थे? तो फरवरी 2024 तक कौन राज्यसभा के सभापति थे? तो राज्यसभा के उपसभापति ये थे, तो ये थे हरिवंश नारायण सिंह। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो अक्टूबर 2023 में इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को
भारत में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? गोवा, त्रिपुरा, असम या केरल? तो इन्हें किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को। ओके, चलिए नेक्स्ट है विनोद मानकरा की डॉक्यूमेंट्री मोहिनीअट्टम अम्मा निम्नलिखित में से किस विश्व प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नर्तकी पर आधारित है? तो विनोद मानकरा की डॉक्यूमेंट्री मोहिनीअट्टम अम्मा यह किस विश्व प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नर्तक पर आधारित है? तो यह आधारित है कलमंडलम कल्याणी कुट्टी। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत युग्म राज्य और उनके लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र को पहचाने। तो इसमें से गलत को हमें पहचानना है। तो उड़ीसा का बादाम पहाड़, तो ये तो सही है। फिर है कर्नाटक का, तो ये है कुदेर मुख, तो ये भी सही है। मध्य प्रदेश का रत्नागिरी, तो यह गलत है। और छत्तीसगढ़ का बेला डीला, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो गलत युग्म है वो है मध्य प्रदेश का रत्नागिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों से होकर गुजरने वाले सूक्ष्म नलिकाएं जो उनके बीच परिवहन और संचार का सक्षम बनाती हैं कहलाती हैं। तो पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से होकर गुजरने वाले सूक्ष्म नलिका और उनके बीच परिवहन और संचार का सक्षम बनाती हैं, तो ये कहलाती हैं प्लाज्मोडेस्माटा। राइट आंसर ऑप्शन ए प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है गलत कथन का चयन कीजिए। पहला है डीएनए के क्रियात्मक खंडों को जीन कहा जाता है, तो यह तो सही है। फिर उसके बाद है क्रोमेटिन पदार्थ केवल तभी रॉड के आकार के गुणसूत्रों में व्यवस्थित होते हैं जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है, तो ये भी सही है। फिर है गुणसूत्र डीएनए और कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, तो ये गलत है। ठीक है। फिर है डीएनए अणुओं में कोशिकाओं के निर्माण और संगठन के लिए आवश्यक जानकारी होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी, गुणसूत्र डीएनए और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत की किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश और हरियाणा? तो जो राज्य हैं वो है बिहार और पश्चिम बंगाल। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है कृष्ण राव शंकर पंडित निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो कृष्ण राव शंकर पंडित यह किस संगीत घराने से संबंधित थे? ग्वालियर घराना, अतरौली घराना, मेवाती घराने या आगरा घराना? तो जो कृष्ण राव पंडित थे यह किस घराने संबंधित थे? तो यह संबंधित थे ग्वालियर घराना से। राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना। चलिए नेक्स्ट है भारत में कौन सी कार्यपालिका प्रणाली मौजूद है? तो भारत में कौन सी कार्यपालिका प्रणाली मौजूद है? तो यह मौजूद है संसदीय प्रणाली। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है? तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है, तो ये है गोदावरी और कृष्णा नदियां काकीनाडा पुडुचेरी के साथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी और कृष्णा नदियां काकीनाडा पुडुचेरी के साथ। ये भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है। ओके, चलिए नेक्स्ट है 2007 तक गरीबी में 5% की कमी डैश योजना के मुख्य उद्देश्य था। तो 2007 तक गरीबी में 5% की कमी, यह किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय या 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह मुख्य उद्देश्य था
राइट आंसर ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ओके, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के महाजनपद काल के दौरान भाग के रूप में जाना जाने वाला कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता था। तो प्राचीन भारत के महाजनपद काल के दौरान भाग के रूप में जाना जाने वाला कर यह किस पर लगाया जाता, तो यह लगाया जाता था कृषकों पर कर। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है 2022 में अर्जुन सिंह धुर्वे को निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2022 में अर्जुन सिंह धुर्वे को किस भारतीय लोक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैगा, लाहो, बिहू या छऊ। तो इन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री पुरस्कार से किस भारतीय लोक नृत्य शैली में, तो ये किया गया था बैगा में। राइट आंसर है ऑप्शन ए बैगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है ईरानी कप एक प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है जो रणजी ट्रॉफी के विजेता और किस अन्य टीम के बीच खेली जाती है। तो ईरानी कप ये एक प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है जो कि रणजी ट्रॉफी के विजेता और किस अन्य टीम के बीच खेली जाती है। तो यह खेली जाती है रणजी ट्रॉफी के विजेता और भारत की बची हुई टीम के बीच खेला जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत की बची हुई टीम। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।